ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। भारत जितना बड़ा मुल्क है उसके तज़ादात भी उतने बड़े हैं। मोदी सरकार वहाँ पे क्या कारनामे अंजाम दे रही है, इस पर प्रोग्राम में आज बात करेंगे। उसके बाद गज़ा भी जाएंगे जहाँ पे इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, बमबारी को अब तकरीबन 5 माह होने वाले हैं और बमबारी के बाद अब कहत और भूख से वहाँ पर क्या हाल है इसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उससे। कहते हैं कि नकल के लिए भी कुछ अकल चाहिए होती है और आपको पता है कि हमारे स्कूलों में अगर शागिर्द फ़ेल हो जाए लेकिन टीचर बज़िद होकर उसे पास करना है और कर दे, तो फिर आप अगर शिकायत करने जाएं तो किससे करने जाएं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हमने देखा कि वो जिस अंदाज़ में हुए, काफ़ी एतराज़ात, सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे, तमाम पार्टियों की तरफ से सामने आए। लेकिन फिर हमने देखा कि वो सारी पार्टियां हलफ लेकर अब सूबाई या कौमी असम्बलियों का हिस्सा बन चुकी हैं। PTI ने कहा है कि मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज अब ज़ोर पकड़ेगा। वो हर वीकेंड को एहतजाज करते आए हैं। अब उनका ऐलान है कि पेशावर में बड़ा एहतजाज होगा। वहाँ हम जानते हैं कि उनके वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने कहा है कि इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि हमें अपनी इस मुहिम को तेज़ करना है। इसी दौरान हमने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसका इल्ज़ाम फ़ौज को देना सही नहीं है। हमारा काम तो सिक्योरिटी देना था जो कि हमने प्रोवाइड की है। ये भी कहा गया एलामिया में कि 9 मई के जो सहूलतकार थे जिन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया उनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो ये पस मंज़र है। तकरीबन अब आप देखें कि 1 महीना होने वाला है इलेक्शन को। आज इलेक्शन कमीशन ने वो फॉर्म 45 शाया किए जिसका मुतालबा बार बार हो रहा था। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने इस डेटा को देखा है, उस हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सरवर बारी साहब, पतन ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन के इस प्रोसेस को काफ़ी स्टडी करती है। उनके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। हमारे साथ हमारे डॉन के रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से इरफान सदोज़ई भी हैं। इरफान सदोज़ई, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप इलेक्शन ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे। सबसे पहले ये बताएं कि क्या ये जो इतना टाइम लगा इलेक्शन कमीशन को ये फॉर्म्स शाया करने में, ये इसकी जस्टिफिकेशन क्या दी है इन्होंने, क्योंकि ये फॉर्म्स तो अमूमन बहुत जल्दी शाया हो जाने चाहिए थे। देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसकी जो शिक है 95 और सब सेक्शन 10 है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन को 14 रोज़ के अंदर अंदर जो फॉर्म 45 है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है और ये आज 26वें दिन ये काम मुकम्मल किया गया है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन एक ही है कि हाई कोर्ट में रिट दायर हो गई थी और कल उसकी समाअत होनी थी और मुझे लगता है कि इनको हाई कोर्ट से जो ऑर्डर्स आने थे उसकी शर्मिंदगी से बचने के लिए ये काम किया, वरना इनके पास बहुत टाइम था, उस टाइम के अंदर अंदर ये काम कर सकते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे सर के ऊपर डंडा चलने लगा है तो उससे पहले और उस खिफत से बचने के लिए इन्होंने ये काम किया है। और ये काम आपके सामने है कि किस तरह का है कि लोगों के पास फॉर्म 45 की जो डिटेल्स है वो और है और जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए गए हैं वो फॉर्म 45 और हैं। हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन जब से इलेक्शंस हुए उस दिन से लेके आज तक कोई भी काम वक्त के ऊपर नहीं कर सका और वो ये इदारा है कि जिसके ऊपर लोगों का एतमाद जो है वो बहाल होना चाहिए था, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो इसके ऊपर रिलाई कर रहा था। जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो इख्तियारात इनके पास थे, PTA के इख्तियारात इनके पास थे, दाखिला के इख्तियारात इनके पास थे, फोर्सेस इनके अहकामात के मुताबिक चल रही थी। तो सारे इख्तियारात होने के बावजूद जब ये इदारा इतना बेबस हुआ तो यकीन करें कि लोगों का जमहूरियत के ऊपर से एतमाद उठना शुरू हो गया, क्योंकि लोग रिजल्ट्स देखना चाह रहे थे। लोग ये देखना चाह रहे थे कि टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखें कि कैसे जोशो खरोश से लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशंस का जो रिज़ल्ट है वो वक्त के ऊपर देखना चाह रहे थे। लेकिन लोग भी मायूसी का शिकार हुए, मीडिया भी मायूस हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको अदा करना चाहिए था। और आज भी उन्होंने ये जो फॉर्म 45 अपलोड किया है ये हाई कोर्ट की वजह से किया है और हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन दायर हुई है उसका रिजल्ट आना था, वहाँ पे ऑर्डर पास होने थे और वो ऑर्डर इनको मानने थे और इस खिफत से बचने की वजह से इन्होंने ये काम किया। पट्टी पर बंदूक थी तो इसलिए करानी पड़ी। बारी साहब एक मिनट, इरफान मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने कहा कि जो कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 हैं वो कुछ और हैं, आज जो अपलोड हुए हैं वो कुछ और हैं।
अभी क्या ये सवाल क़बल अज़ वक्त होगा कि सारे जो 45 अपलोड हुए हैं वो बिल्कुल नए हैं, ताज़ा हैं, इसलिए कि बासी चीज़ों का क्या करना होता है, ऐसा ही? देखिए फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म है, लोगों की यानी इन्फॉर्मेशन के लिए आप भी उन्हें बताएं कि हर पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो एक जो जिस फॉर्म के ऊपर मुरतब होता है उसे फॉर्म 45 कहते हैं। और आप ये देख लें कि पूरे मुल्क में कितने पोलिंग स्टेशन होंगे और कितने ज़्यादा फॉर्म्स होंगे। अभी ये डिटेल्स हमें पढ़नी है, हमें देखना है, लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 थे वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, ख़ास करके जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग थे उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया। अच्छा, कि जो उनके क्या पास क्या ये ज़रूरी होता है कि जो फॉर्म 45 है उस पर तमाम पोलिंग एजेंटों के साइन हो? बिल्कुल, देखिए वो फार्म जो जब मुरतब होता है तो वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ये होता है कि जिन एजेंट्स को पता होता है कि उनके कैंडिडेट्स हार गए हैं तो वो नहीं आते, या उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी चले जाते हैं, तो ऐसे वक्त में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो मुरतब कर देता है। अदरवाइज़ ये मैंडेटरी है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हों और कैंडिडेट्स को इतला हो कि उसके पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर अंदर मौजूद हैं। अगर पोलिंग एजेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये है तरीका जैसे होना चाहिए। ठीक है, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया। बारी साहब, आपकी अभी मैं कुछ ट्वीट्स भी देख रहा था और आपने कुछ मेरा ख्याल है कि हलकों की निशानदेही भी की थी और आपने कंपेयर भी किया है। क्या देखने को मिला है आपको? देखिए, अभी जैसे इरफान साहब फरमा रहे थे, बुनियादी बात तो यही है कि इलेक्शन कमीशन के ने जो अपने लिए डेडलाइंस अपने रूल्स में तय की थी उनकी भी वो जो है पासदारी नहीं कर सका, और जो उसका मिशन स्टेटमेंट है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, वो भी नहीं कर सके। इसी तरह इलेक्शन के दिन रात के 2 बजे तक नताइज देने होते हैं हर सूरत में, और अगर किसी पोलिंग स्टेशन से नताइज ना आए तो उसकी ताखीर की वजह देनी होती है जब भी उसके नताइज देंगे। उसको भी वो अचीव नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन। अगले दिन जो है 9 फरवरी को सुबह 10 बजे तक नताइज देने थे, उसमें भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है या नाकाम किया गया है। उसकी भी वजूहात आज तक इलेक्शन कमीशन ने दी, और आज जब उनकी वेबसाइट पर हम देखते हैं कि फॉर्म 45 जिसका बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जा रहा था, वो फॉर्म 48 और 49 भी उन्होंने कुछ हलकों के डाल दिए गए। लेकिन ये ताखीर के जहाँ पे ताखीर होगी, इलेक्शन एक्ट डिमांड करता है कि इलेक्शन कमीशन उसकी वजूहात बयान करेगा। तो अभी जो हमने 8 फरवरी को फॉर्म 45 हासिल किए थे, तो मैं इसको फॉर्म 45 को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर के हैं और दूसरे इलेक्शन कमीशन के हैं। सही। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से हमने जो फॉर्म 45 8 तारीख को लिए थे और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नजर आ रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब मैं आपको छोटा एक पोलिंग स्टेशन है जिसका नंबर है 250, इस्लामाबाद में है, ज्यादा दूर नहीं है, और इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा इलेक्शन ऑब्जर्वर्स थे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी थे, मीडिया भी है, ज्यादा एक्टिव है, पाकिस्तान का कैपिटल है। अगर वहां पर स्टैंडर्ड इलेक्शन कमीशन का ये है तो फिर वही जो पहले बात कर रहे थे दोस्त कि अकल के नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और कुछ उसके साथ में एक और जुमला ऐड कर दूं कि सिर्फ अकल के साथ कुछ एक्सपर्टीज और जो है काबिलियत चाहिए। तो NA-250 का आप बता रहे थे, क्या हुआ उसमें, क्या एनोमली आपको नजर आई? देखिए, NA-250 में जो अहमद मसूद मुगल साहब हैं, उनके वोट थे 229। ये जो है प्रिजाइडिंग अफसर का जो फॉर्म है जो 8 को मिला है, और अंजुम वकील साहब के थे 131। जो आज वेबसाइट पर डाला गया है उसको उलट कर दिया गया है कि जो 229 जिसको मिले थे उसके 131 कर दिए, और 229 वाले को 131, 131 वाले को 229। और ये जो स्वाप किया गया है ये हमें थ्रू आउट इस्लामाबाद में और पिंडी के बहुत सारे हलकों में हमें नजर आता है। और दूसरी बात जो है, अभी मैं फॉर्म 48 देख रहा था। फॉर्म 48 बुनियादी तौर पर एक ही जो इंतखाबी हलका है उसका फॉर्म होता है, लेकिन उसमें इंतखाबी हलके में अगर आप देखें तो आपको फॉर्म 46 जो है वो जो फॉर्म 45 है, NA-46 का भी उसी में लगा हुआ है, NA-47 का भी जो फॉर्म जो कॉन्स्टिट्यूंसी है NA-46 NA-47, वो जो फॉर्म 48 है उसमें आप शफल करें तो आपको नजर आ जाएगा कि उन्होंने जल्दी में गालबन किया है,
और उस जल्दी में मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मिक्सअप कर दिया गया है। अच्छा। तो इसी तरह अगर आप देखें गोलड़ा शरीफ में एक पोलिंग स्टेशन है जिसका नंबर है 165, वहां पर भी यही किया गया है कि जो जिसके ज्यादा वोट थे जिस कैंडिडेट के, उसके वोटों को कम करके उसको अंजुम वकील वाले वोट ट्रांसफर कर दिए गए हैं और जो आमिर मसूद मुगल साहब हैं उनके वोट अंजुम वकील साहब को दे दिए गए हैं। ये तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। ये जो जी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन पे दिखाएं सर, एक सेकंड ये। जी जी बोलिए सर बारी साहब। जी जी, तो ये एक कोई सिर्फ जो पोलिंग स्टेशन 250 या पोलिंग स्टेशन 165 नहीं है, ये आपको थ्रू आउट इस्लामाबाद के हल्के पे नजर आता है और जो हल्के हमने पिंडी के देखे हैं वहां पर भी यही सूरत हाल है। लेकिन इसके अलावा देखें कि बहुत सारे जो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन के हैं और जो प्रिजाइडिंग अफसर्स के हैं उनके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है। और उनको अगर आप देखें तो लगता है कि कोई 10वीं क्लास या 8वीं क्लास के बच्चे ने फॉर्म पुर किए हैं। उनकी बहुत सारी जगह हैं जिनको जरूरी है कि उसके ऊपर ना सिर्फ मोहर हो प्रिजाइडिंग अफसर की और रिटर्निंग अफसर की मोहर होनी चाहिए और मुकाम यानी कि किसी जगह पर बैठकर ये जो सब कुछ फॉर्म तैयार किए गए वो भी प्रॉपर तरीके से फिल नहीं की गए। अच्छा बारी तो साहब, ये हम जी मैं थोड़ा सा एतराज़ करना चाह रहा हूँ। 8वीं क्लास और 10वीं क्लास में हमने इससे बहुत ज़्यादा सफाई से काम किया था। और जहाँ तक यार वैसे मतलब अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होती रहती है, यहाँ पर तो वोट्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। हाँ, बारी साहब ये बताएं कि ये जिस ब्लेटेंट तरीके से अब नज़र आ रहा है और आपने अभी सिर्फ कुछ हलकों को ही देखा है, अभी तो पूरा रिज़ल्ट एनालाइज होना है। अब ये जब ट्रिब्यूनल में जाएगा मामला तो आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर दस्तखत भी नहीं है और इस तरह से रिज़ल्ट बिल्कुल उलट दिया गया है तो वहाँ पे ये स्टैंड कर लेगा या ये क्या मतलब उसको महीनों साल उसको खींचेंगे, क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, एक चीज तो बहुत अहम है, एस्टेब्लिश करना कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी कर सकता है जिसको थोड़ा सी कॉमन सेंस है। वो चीजें जो हैं सामने वो नजर आती है कि इलेक्शन कमीशन की कुछ बददियानती भी लगती है डिले में और कुछ उनकी जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, जो रोबस्टनेस है, वो साफ झलकती है। उनके जो पूरा अगर डेटा जो उन्होंने डाला है उसको आप एक नज़र में देखें, सरसरी नज़र से देखें तो आपको इलेक्शन कमीशन की जो अहलियत है, काबिलियत है और जो दयानतदारी है वो बहुत उछल कर बाहर आ रही है जैसे फवारे का पानी बाहर गिरता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमने बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं और कैंडिडेट्स ने किए हैं और इन्होंने जो खिलवाड़ खेला है और उन्होंने खुद ही इलेक्शन कमीशन गालबन इसलिए उन्होंने ताखीर की, 26 दिन लगा दिए, लेकिन 26 दिनों के बावजूद तमाम वसाइल के बावजूद जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो इस काबिल नहीं है कि उसको आदमी जो है कोई शख्स जो है ये 26 दिन में इस मेयार का काम आपने किया है। हाँ, इसको आउटसोर्स ही कर देते हैं यार। मतलब हर साल वो जो मैट्रिक या किसी एग्जाम में जो चीटिंग होती है हम हर साल उस पर रिपोर्टिंग करते हैं, क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर बाकायदा, और इरफान साहब भी आप भी इसकी तस्दीक करें, बाकायदा ओवर राइटिंग हुई है ना, कि जैसे अगर 10 है तो उसके सामने 2 लगा दिया, 210 कर दिया है, या अगर 1 है तो उसको 9 कर दिया है ताकि 900 बन जाए। इस मेयार का काम हुआ है यहाँ पे इरफान साहब। शाहजेब साहब, इस काम के लिए बहुत ज़्यादा रकम मुख्तस की गई थी और तहसील के लेवल के ऊपर जिन लोगों ने काम करना था उनकी ट्रेनिंग की गई, उनके लिए पैसे मुख्तस किए गए, उनके जो मास्टर ट्रेनर थे उनकी इस्लामाबाद में आके ट्रेनिंग की गई और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमारे लोगों को हर एक चीज़ पता है, उनकी राइटिंग से लेके उनकी अंडरस्टैंडिंग तक। लेकिन जब हमने नताइज देखे और जब उनकी प्रोडक्ट सामने आई तो बहुत ही मायूसी हुई। और मैं आपको यहाँ पे एक इंकिशाफ करता चलूँ कि जो इनका रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर गया था, वो चला ही नहीं है। इन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है ये एक्सेल की शीटें इन्होंने चलाई हैं और ये बैकअप के तौर के ऊपर इन्होंने सिर्फ मेरा ख्याल है 1 दिन लगा के ये सिस्टम तैयार किया था जिसके थ्रू इन्होंने
वो जो अगर आपने स्क्रीन के ऊपर देखी हो कि ग्रीन कलर की वो जो पिक्चर आ रही थी जिसमें एनए और प्रोविंशियल असम्बली के जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो एक्सेल की शीट थी और वो 2-4 दिन में तैयार हुई थी। अदरवाइज जो इनका रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था जिसके ऊपर बिलियन ऑफ रुपीस खर्च हुए और इन्होंने प्राइवेट कंपनी हायर की, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से इन्होंने रिसोर्स लिया, इन्होंने पैसे लगाए, वो पूरा सिस्टम बैठ गया और इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई है और इसके ऊपर ये बहुत परेशान रहे। आपने देखा कि इन्होंने कहा था कि हम प्रोग्रेसिंग रिजल्ट देंगे, हल्के के अंदर इन्होंने कहा कि हमने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है, हमने पावर्स जो है वो रिटर्निंग ऑफिसरान को दे दिए हैं और वहाँ पे जो प्रोग्रेसिंग रिजल्ट है वो आएगा कि इस वक्त वोटों की तादाद क्या है, कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक सरकारी टेलीविज़न में जब आज़ाद उम्मीदवार या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या उस वक्त के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक कैंडिडेट्स थे जब वो जीत रहे थे तो इस रिज़ल्ट्स को रोक दिया गया और इसी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर, तहसील की सतह के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिजल्ट्स आ रहे थे उनको भी इसी वजह से रोक दिया गया। और इलेक्शन कमीशन में हमने देखा कि पहला नतीजा रात को 2 बजे मौसूल हुआ और उस वक्त उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने दफ्तर से 2 घंटे के लिए आपने कहा कि इन जो अमला है इनकी तरबियत पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे एंड दे वर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस दफ़ा मिसहैप नहीं होगा और मिसहैप हुआ। मेरा ख्याल है ट्रेनिंग में ये नहीं बताया गया होगा कि शाम 6 बजे के बाद अगर कोई इवेंचुअलिटी या नागहानी होती है तो उससे कैसे निमटना है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ट्रेनिंग पे हर्फ नहीं आना चाहिए। उन्हें उस इवेंचुअलिटी के बारे में शायद तैयार नहीं किया गया था कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है। देखिए इसमें बुनियादी क्वेश्चन तो इंटरनेट का था और इन्होंने हमें इतनी याद दहानी, इतनी यकीन दहानी करवाई हुई थी कि अगर इंटरनेट ना भी हुआ, कोई भी सूरत हाल हुई, रिजल्ट हम टाइमली पहुंचाएंगे और टाइम की से एक स्टेप भी आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जब इंटरनेट बंद हुआ तो इनके पास जवाब नहीं, मसला ये तो नहीं था ना कि रिजल्ट देना, मतलब कि अगर गलत रिजल्ट आ रहा हो लेकिन कुछ उसके साथ कैसे डील करना। बारी साहब जी, कुछ चीजें उनके भी कंट्रोल में नहीं थी ना, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। गलत बंदा जीता हो तो फिर क्या करना है, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, अब ये बताएं अपना इरफान, आप ये बताएं कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हम सब चाहते हैं कि उसका भी एक इज़्ज़त है, एहतराम है, लेकिन अब ये जिस तरह से पूरी सियासी जमातों ने भी एतराज़ उठाया है, आप लोग, आप सहाफ़ी हैं, बारी साहब जो हैं वो इसको क्लोजली इसकी रिसर्च भी करते हैं, हर तरफ से ये एविडेंस आ रहा है कि इसकी जो इंटेग्रिटी है इस पूरे प्रोसेस की, उस पर सवालिया निशान है। आपकी इलेक्शन कमीशन के लोगों से जब बात होती है, पता नहीं वो आपसे बात करते भी हैं नहीं करते, वो इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखिए वो जो पिक्चर है उसको टोटलिटी में नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि हम अपना काम जो कागजी कार्रवाई है वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल अपनी जगह पे वो कागजी कार्रवाई ठीक कर रहे होंगे, उन्होंने ऊपर से जो ऑर्डर पास किए हैं जो इलेक्शन कमीशन के नीचे तक आ रहे हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो नहीं आ रहा। जब रिजल्ट में कंट्रडिक्शन है और वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो मेरा ख्याल है ओवरऑल जो उन्होंने एतमाद है वो खोया है, बजाय इसके कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद, इतना ज़्यादा टाइम लेने के बाद और कौम की तवक्कुआत वाबस्ता करने के बाद उन्होंने जो एतमाद बहाल करना था वो रिवर्स हुआ है, वो एतमाद उन्होंने खोया है और लोगों ने उनसे सवालात किए जिसके जवाबात नहीं थे उनके पास। बिल्कुल। बारी साहब, अब हमने पहले तैमूर झगड़ा साहब को भी दावत दी थी यहाँ पर, उन्होंने बड़ी तफसील में हमें दिखाया था कि किस तरह, जैसे आप देख रहे हैं कि हाँ क्या मतलब लाजवाब फनकारी। आपने अभी सिर्फ, ज़ाहिर है क्योंकि आज ही अपलोड हुए, आपने सिर्फ कुछ हलकों को देखा है और मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर हलके की भी यही कहानी है। जब ये पूरा होगा प्रोसेस तो आपका क्या ख्याल है, किस किस्म की पिक्चर होगी हमारे सामने? देखिए इसके 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि इसका, जैसे मैंने पहले भी तजवीज़ किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है उनकी मौजूदगी में फार्म 45 जो है वो पेश किए जाए और उनकी जो है वो ऑडिट किया जाए और उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए और उसमें लोगों को, मीडिया को, ऑब्जर्वर्स को दावत दी जाए। और ये काम जो है इतना लंबा काम नहीं है, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 15 से 20 दिन का काम है टोटल, और इसके बाद जो भी नतायज आए उनको माना जाए और नए सिरे से हुकूमत बनाई जाए। दूसरा इसका हल है कि नए इलेक्शन करवाए जाए। अब नए इलेक्शन के हक में हम लोग नहीं हैं, हम समझते हैं कि जो रिकॉर्ड मौजूद है, असल रिकॉर्ड मौजूद है, जमातों के पास फार्म 45 मौजूद है और उनकी असल जो हकीकत है वो भी इलेक्शन कमीशन को मालूम है। तो बेहतरीन इसका जो हल है पाकिस्तान के पास वो सिर्फ और सिर्फ यही है
कि फौरी तौर पर फार्म 45 का ऑडिट किया जाए, और जो फार्म 48 इन्होंने लगाए हैं वो मैंने पहले भी कहा है कि वो फार्म 45 जो है वो उसमें भी आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको उन्होंने मिक्सअप किया हुआ है। तो लगता है सब कुछ जल्दी में किया गया ठीक है है। और बिल्कुल ठीक है बारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान सदोज़ई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत क्लियर मैं आपको पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर का आपने जिक्र किया, आपको पता है लोग बहुत शरारती हैं और इस वक्त पूरा सोशल मीडिया मीम से भरा हुआ है। मतलब फॉर्म 45 कम है, मीम ज़्यादा है। एक जो आज की जो मीम है जो लाजवाब है वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये है ओरिजिनल फॉर्म 45 ₹10 का नोट। हाँ, और ये है फॉर्म 45 जो ECP ने जारी किया। आप इसका मजा लें और हम वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। भारत में अगले 2 महीने में आम इंतखाबात मुतवक्को हैं और आंकड़ों के मुताबिक हुक्मरान बीजेपी की तीसरी बार जीत यकीनी दिखाई दे रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ की लगभग 2 दर्जन जमातों ने चंद माह पहले इंडिया नामी इत्तेहाद कायम किया था, लेकिन वो बाहमी निफाक की नज़र होता जा रहा है। इस इत्तेहाद में जितनी जमातें हैं उन सब के रहनुमा अगला वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इंडिया इत्तेहाद में लोकसभा के टिकटों की तकसीम के बारे में भी इख्तलाफात हैं कि किसको कितने टिकट अलॉट हों। मीडिया 99% बीजेपी नवाज़ है और वो अपोजिशन इत्तेहाद को मुसलसल आड़े हाथों ले रहा है। बीजेपी ने इंडिया इत्तेहाद के इर्द गिर्द दायरा और तंग करने के लिए मरकज़ी तहकीकाती इदारा, वहाँ का जो FIA है यानी CBI, उसको हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के पीछे लगा दिया है। बदउनवानी और करप्शन के पुराने और नए मुकदमे खोले जा रहे हैं और बीजेपी की सोशल मीडिया ताकत भी भरपूर तरीके से हरकत में है। लिहाजा मैं ये सोच रहा था कि इस बार बीजेपी को मुस्लिम कार्ड कम से कम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की हालत मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी मुस्लिम कार्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है और एक ऐसे वक्त यूज़ किया जा रहा है जो दारुल हुकूमत दिल्ली जो है वो हज़ारों किसानों के मुहासरे में है, हरियाणा और पंजाब के। और वो किसान इसलिए दोबारा आए हैं कि पिछले साल हुकूमत ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। बीजेपी अपनी इंतखाबी मुहिम 21 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से लॉन्च कर चुकी है और उसका असर और उसकी शिद्दत जो जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वो महसूस करने लगे हैं। मसलन बनारस की कदीम ज्ञान विपी मस्जिद को एक मकामी अदालत ने पुराना मंदिर करार दे के उसे सील करने के बाद इहाते में पूजा पाठ की इजाज़त दे दी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में बल्दिया दिल्ली के बुलडोज़रों ने 2 मस्जिदें गिरा दी हैं। इनमें से एक 600 साल पुरानी मस्जिद भी है जो महरौली के इलाके में है और उस पर क्या कमाल एतराज़ किया गया है। 600 साल पुरानी मस्जिद के बारे में कहा गया है कि ये सरकारी ज़मीन पे नाजायज़ यानी तजावुज़ की गई ज़मीन पे 600 साल पुरानी ज़मीन जो है, जब मौजूदा इंडिया का वजूद भी नहीं था, लेकिन बेहतरीन ज़बरदस्त। अच्छा, इस दौरान वाशिंगटन DC में एक थिंक टैंक कायम है, इंडिया हेट लैब। उसने गुज़िश्ता हफ्ते एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की। उसके मुताबिक गुज़िश्ता बरस रोज़ाना मुल्क में औसतन 2 मुस्लिम दुश्मन वाक़यात रूनमा हुए। कुल 668 नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में से जो 75% वाक़यात हैं वो उन रियासतों में हैं जहाँ बीजेपी की हुकूमतें कायम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर नफ़रती तकरीरों और मवाद का फैलाव RSS से जुड़ी 2 तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, उसके भक्तों के ज़रिए होता है। इन दोनों तंजीमों को अमरीकी CIA की जो इंतहा पसंद ग्रोहों की फ़हरिस्त है उसमें 2018 में शामिल किया जा चुका है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया, सोशल मीडिया और सियासी प्लेटफॉर्म से नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा अब भारत में एक मामूल की एक नॉर्मल बात समझी जाती है। इसके बारे में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। अगले 2 माह के दौरान इंतखाबी मुहिम में इस नफ़रत में कई गुना इजाफ़ा हो सकता है, मगर मौज़ूआत वही पुराने हैं। मसलन लव जहाद, यानी हिंदू लड़कियों को शादी का झांसा दे के मुसलमान मज़हब तब्दील करवा लेते हैं।
लैंड जिहाद, यानी मुसलमान सरकारी ज़मीनें हत्या के अपनी इबादतगाहें तामीर कर रहे हैं। हलाल जिहाद, यानी मुसलमान ताजिर और दुकानदार हलाल का बहाना बना के हिंदू कारोबारियों से सामान नहीं लेते ताकि वो माशी तौर पे बर्बाद हो जाएं। पॉपुलेशन जिहाद, यानी मुसलमान अपनी तादाद तेज़ी से बढ़ा रहे हैं ताकि हिंदुओं पे गलबा हासिल कर सकें। ये प्रोपेगेंडा हो भी रहा है और लोग इस पे यकीन भी कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान की इस वक्त जो आबादी है उसमें हिंदू आबादी का तनासुब जो है 80% है और बाकी 20% में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें आती हैं। सरकार का अपना ये मानना है, सरकारी इदारों का, कि हालिया बरसों में जो मुख्तलिफ़ अक़लियतों में शरह पैदाइश है उसमें मुसलमानों में जो शरह पैदाइश है वो तेज़ी से कम हुई है। अब इसकी वजूहात क्या हैं ये एक अलग मौजू है। अच्छा, जब से इसराइल और हमास का झगड़ा शुरू हुआ है तो आरएसएस के भक्तों को एक नया एमुनेशन मिल गया है अपने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़। 7 अक्टूबर के बाद से हर 5वीं तकरीर जो बीजेपी, आरएसएस और उसकी एफिलिएटेड तंजीमों के प्लेटफॉर्म से होती है उसमें फ़लस्तीनियों से निमटने की इसराइली हिकमत अमली पे वाह वाह की जा रही है। मसलन विश्व हिंदू परिषद के सरबराह हैं प्रवीण तोगड़िया, उन्होंने हाल ही में रियासत हरियाणा में संघी भक्तों से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त इसराइल की बारी है, हमें भी अपने गली मोहल्लों में ऐसे ही फ़लस्तीनियों का सामना है, यानी मुसलमानों का, और उनसे अपनी खुशहाली और औरतों को बचाना भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक बात बताऊँ, अक्टूबर से लेकर अब तक हमारा जो भी शो होता है जिसमें गज़ा का जिक्र होता है, हाँ, उसमें कम से कम 2 या 3 कमेंट होते हैं कि जिनको कितनी प्यार से इनको मारा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ। गेस करें, मतलब वो भारत से आ रहे हैं। गेस करें। अच्छा, बीजेपी सारी ट्रोलिंग वहीं से आ रही है। ट्रोलिंग से बीजेपी के एक रहनुमा है कपिल मिश्रा, उनका ये कहना है कि इसराइल को आज जिस सूरत हाल का सामना है इंडिया को तो ये 1400 साल से दरपेश है। बीजेपी हुकूमत ने ये जो IHL और हिंदुत्व वॉच नामी जो 2 वेबसाइट्स हैं इनको भारत की हदूद में ब्लॉक कर दिया है और ये दोनों वेबसाइट जो हैं हालांकि मुस्लिम मुखालिफ सरकारी और सियासी प्रोपेगेंडे में जो ये जो बयानिए की बस्टिंग है उसके लिए चूँकि फ़आल थी तो जाहिर है कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। अच्छा, टीप का बंद सुनिए, वो ये है कि हीरोज़ जो हैं, नेशनल हीरोज़, उनके साथ क्या हो रहा है। 2 रोज़ पहले दिल्ली का इलाका है खजूरी ख़ास, उसमें बल्दिया के बुलडोज़रों ने वकील हसन का घर तजावुज़ करार दे के ढा दिया। अच्छा, ये वकील हसन कौन है? ये वही वकील हसन है जिन्होंने नवंबर में अपने साथियों की रेस्क्यू टीम बना के उत्तराखंड में कोयले की एक कान में 2 हफ्तों से महसूर 41 मज़दूरों को बाहिफाजत ज़िंदा निकाला था और इस कारनामे पे वज़ीर आज़म से लेकर नेशनल मीडिया तक सब ने वकील हसन को एक कौमी हीरो करार दिया था और उन्हें और उनकी टीम को हर तरफ से इनामात और मुबारकबाद के पैगामात मिले थे। लेकिन 2 या 3 दिन पहले जब बुलडोज़र उनके घर पे आए तो बग़ैर नोटिस के उनका घर ढा दिया गया। इस वक्त उनका ख़ानदान, अब मुझे नहीं पता कहीं शिफ्ट हुआ है या नहीं, लेकिन आखिरी तला तक उनका ख़ानदान उस अपनी मोहल्ले में एक टेंट लगा दिया गया था, हमसायों उनके नीचे जो है वो बैठा हुआ था और वकील हसन से ज़ाहिर है मीडिया ने भी रब्ता कायम किया तो एक चैनल से उन्होंने ये बात की। आज मनोज तिवारी जी ये कहते हैं कि हम अनऑथराइज जगह बैठे हुए हैं। अनऑथराइज तो ये पूरी कॉलोनी है, एक एक इंच है, DDA लैंड, पूरी DDA लैंड है। मेरे कौन सा अलग चांद पे प्लॉट है जो अनऑथराइज्ड है? ये अनऑथराइज सिर्फ DDA की भ्रष्टाचारी जो टीम है जिन्हें मैं पैसे नहीं दे पाया उसकी वजह से है, वरना इसमें जैसे और लोग रह रहे हैं ऐसे ये भी है। जब से ये कॉलोनी बसी तब से ये जगह भी है जी। तो अच्छा, मैंने एडिट भी करवाया है जो कि ये लंबा हो रहा था उनका बयान। इसमें आगे चल के उन्होंने कहा कि मेरा नाम छू के वकील हसन है, फिर तो ये तो होगा होना तो ये मोदी के भारत तो में नेशनल हीरो होना वो एक अलग बात है। एक वक्फा ले लें।